ये कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां दुनिया तबाह हो चुकी है, पृथ्वी इस हालात में कैसे पहुंची और लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, ये जानने के लिए चलिए कहानी की एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। फिल्म की शुरुआत भविष्य के एक ऐसे दुनिया से होती है जहां पूरा एटमॉस्फेयर और हर चीज बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हाल के वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों के डीएनए के साथ प्रयोग करने की कोशिश की। उन्होंने उनके डीएनए को बदलने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयोग पूरी तरह से फेल हो गया। पौधों के डीएनए को बदलने से वे इतने खतरनाक हो गए कि वे मानव जीवन के दुश्मन बन गए। उन्होंने लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया, जिससे सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि पृथ्वी इस हालात में पहुंच गई। यह खतरनाक वायरस हर जगह फैल गया। ऐसी सिचुएशन में जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। हर कोई अपनी जिंदगी को लेकर चिंतित था। इस वजह से लोग खुद को दो हिस्सों में बांट चुके थे। जैसे अमीर लोगों ने आम लोगों से अलग एक कॉलोनी बना ली जिसका नाम था सिटाडल। सिटाडल कॉलोनी का एटमॉस्फेयर बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। वहां रहने लायक माहौल था और किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। वहां की जमीन भी बहुत अच्छी थी। अलावा सिटाडल के लोगों ने अपने बीजों को इस तरह से बदल दिया था कि वे कुछ भी उगा सकते थे। लेकिन सिटाडल के लोग बाहरी लोगों को बीज तभी देते थे जब उन्हें उनके खून या अंगों की जरूरत होती थी। खून और अंगों के बदले में गरीब बाहरी लोगों को बीज मिलते थे। लेकिन सिटाडल के लोगों ने उन बीजों को इस तरह से लॉक कर दिया था कि बाहरी लोगों को सिर्फ एक ही तरह की फसल मिल सकती थी और कुछ बीजों को अनलॉक करने के लिए एक कोड की जरूरत होती थी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहरी लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन में जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। इसके बाद हम कहानी की मुख्य किरदार वेस्पर को देखते हैं। यह फिल्म उसी के नाम पर बनी है। वेस्पर अपने पैरालिटिक पिता के साथ बाहरी दुनिया में रहती थी। उसके पिता चल नहीं सकते थे। उनकी हालत भी बहुत खराब थी। पहले उसके पिता सिटाडल के लोगों के लिए काम करते थे और वहीं रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लकवा मार गया तो सिटाडल के लोगों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। मदद के तौर पर उन्होंने उन्हें एक रोबोट दिया जो एक ड्रोन की तरह दिखता था, ताकि वो उसके जरिए किसी से मदद मांग सके। इस ड्रोन रोबोट में वेस्पर के पिता के दिमाग का एक हिस्सा डाला गया था और उनका बाकी शरीर बिस्तर पर पैरालिटिक पड़ा था। हम देखते हैं कि वेस्पर एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर लड़की है। उसे इन हालात में जिंदा रहने का अच्छा तरीका पता है। उसने अपनी एक छोटी सी लैब बना रखी थी जहां वो पेड़ पौधों के जेनेटिक्स को बदलने की कोशिश करती थी। वो उन पर प्रयोग करती थी। इसके अलावा अपने पिता को जिंदा रखने के लिए वो उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए इलाज कर रही थी, जिसके लिए एक मशीन की जरूरत थी, क्योंकि तभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम करता था और इसी वजह से उसके पिता अभी तक जिंदा थे। एक दिन जब वेस्पर ड्रोन रोबोट के साथ घर लौट रही थी तो उसने देखा कि किसी ने उसके पिता के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बैटरी चुरा ली थी। इससे वेस्पर चिंतित हो गई और अब वो चाहे या न चाहे अपने चाचा से भी मदद लेनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत बुरा इंसान था, और वो उसके पास जाती है। दरअसल उसके चाचा एक अनाथालय चलाते थे, यानी जहां बेघर बच्चों को रखा जाता था। वो बच्चों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता था। बच्चों के खून और अंगों के बदले में वो सिटाडल के लोगों से डील करता था ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से जी सके। और वेस्पर जब अपने चाचा के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि कुछ लोग एक जग को मार रहे हैं। जग दरअसल ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते थे जो इंसानों की तरह दिखते थे, जिन्हें सिटाडल के लोग अपने डेली कामों के लिए बनाते थे। वेस्पर के चाचा ने इस जग को वहां से खरीदा था, लेकिन अब जब यह उसके किसी काम का नहीं रहा तो उसने उसे मार डाला। और वेस्पर अपने चाचा से कहती है कि मुझे अपने पिता के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, जिसके लिए वो अपना खून देने को भी तैयार है। अब उसका चाचा उसका खून लेता है, लेकिन उसे बैटरी लेने के लिए 2 दिन बाद आने का समय देता है। वेस्पर कहती है कि 2 दिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मेरे पिता इतना इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन जब चाचा नहीं सुनता तो वो बैटरी चुराने और भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी लड़की ऐसा नहीं कर पाती और उसका चाचा उसे पकड़ लेता है। वो फिर वेस्पर को वहां से बाहर निकाल देता है। अब कुछ देर बाद वेस्पर चुपचाप अंदर जाती है। एक बच्चे ने उसे ऐसा करते देखा, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। अब सबसे पहले वेस्पर यहाँ से बैटरी चुराती है। उसके बाद वो कई बीज भी ले लेती है जो उसके चाचा ने सिटाडल के लोगों से लिए थे। उसके बाद वो सीधे अपने घर की ओर भागती है। कुछ दिनों बाद वेस्पर देखती है कि सिटाडल के लोगों के घर से एक प्लेन उड़ा है, लेकिन वो दूर जाकर क्रैश हो जाता है। इसलिए वेस्पर तुरंत वहां पहुंचती है, जहां उसे प्लेन के पास एक घायल महिला मिलती है जिसका नाम कमिला था। वो बेहोश थी। वेस्पर तुरंत उसे सहारा देती है और उठाती है और उसे अपने घर ले आती है। वो कमिला का इलाज करती है और उसकी पट्टी बांधती है, जिससे कमिला की हालत में सुधार होता है और वो सुबह ठीक से उठ जाती है।
वो वेस्पर को बताती है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं, तुम जाकर उन्हें भी ढूंढो, क्योंकि हम सिटाडेल से हैं, इसलिए तुम और तुम्हारे पिता भी हमारे साथ वहां चलोगे ताकि तुम वहां आराम से अपनी जिंदगी बिता सको। अब यह सुनकर वेस्पर तुरंत उसके पिता को ढूंढने निकलती है। उसने कमिला के पिता को देखा था, लेकिन वेस्पर के पहुंचने से पहले उसका चाचा वहां पहुंच जाता है। वेस्पर के चाचा ने पहचान लिया कि यह आदमी सिटाडेल से आया है। उसने उसके पास स्टाफ भी देखा, इसलिए उसे पता चल गया कि यहाँ इस आदमी के साथ एक औरत भी है, जिसके बारे में वेस्पर के चाचा ने पूछा, लेकिन उसके पिता ने उसे अपनी बेटी कमिला के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करने लगा। यह देखकर वेस्पर तुरंत दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती क्योंकि उसके चाचा ने कमिला के पिता को मार डाला था और उसने वेस्पर को भी धक्का दे दिया। अब यह देखकर वेस्पर फैसला करती है कि मैं कमिला को उसके पिता की मौत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए वो घर आकर कमिला से झूठ बोलती है कि मैंने तुम्हारे पिता को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं कल फिर से उन्हें ढूंढने जाऊंगी। यहाँ कमिला वेस्पर से उसकी माँ के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। अब वेस्पर उसे बताती है कि मेरी माँ को भी यह खतरनाक वायरस हो गया था, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है, इसलिए वो हमें छोड़कर एक रेबल ग्रुप के पास चली गई ताकि हमें यह वायरस न हो, क्योंकि उस ग्रुप के सभी लोग भी इस वायरस से संक्रमित हैं। उस रेबल ग्रुप का नाम पिलग्रिम्स है। पिलग्रिम्स के लोग अपनी दुनिया में रहते हैं और उन्हें किसी और की कोई परवाह नहीं होती, और वे कचरा भी इकट्ठा करते थे। अब समय के साथ वेस्पर और कमिला के बीच एक रिश्ता बनने लगता है, जैसे माँ और बेटी का। वेस्पर उसे अपनी लैब भी दिखाती है, जहाँ उसने जेनेटिक मॉडिफिकेशन के पौधे उगाए थे जो अब काफी बड़े हो चुके थे, जिसे देखकर कमिला काफी हैरान होती है। उसकी बुद्धिमत्ता से वो काफी प्रभावित होती है। अब एक दिन वेस्पर फैसला करती है कि मुझे कमिला को उसके पिता की मौत के बारे में बताना चाहिए, इसलिए वो कमिला को उसके मृत शरीर के पास ले जाती है। उसे मरा हुआ देखकर वो बहुत टूट जाती है, वो बहुत रोने लगती है। अब वेस्पर बड़ी मुश्किल से उसकी देखभाल करती है। जब वो कमिला की गर्दन पर एक अजीब सा निशान देखती है, जब वेस्पर उससे इसके बारे में पूछती है, तो कैमिला राज खोलती है कि मैं असल में एक झुग हूँ, जिसे सिटाडेल में बनाया गया था, और जिस आदमी ने मुझे बनाया मैं उसे अपना पिता कहती थी, इसलिए मैं उसकी मौत से दुखी हुई। अब कमिला बाकी जग से कहीं ज्यादा स्मार्ट और एक्टिव थी, साथ ही उसमें इंसानों की तरह भावनाएं भी थीं, इसलिए सिटाडेल के लोग उसे मारना चाहते थे। उसे बचाने के लिए कमिला के पिता सिटाडेल से प्लेन के जरिए भाग रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनका प्लेन क्रैश हो गया, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा सके। कमिला वेस्पर से एक और बात के लिए माफी मांगती है। मैंने तुमसे झूठ बोला कि हम तुम्हें और तुम्हारे पिता को सिटाडेल ले जाएंगे। अब यह साफ है कि हम वहां से भागे थे, इसलिए वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रही थी ताकि तुम मेरे पिता को ढूंढ सको। ये सुनकर वेस्पर को बहुत बुरा लगता है। वो कमिला से नाराज हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद मैंने तुम्हें अपनी आखिरी उम्मीद मान लिया था। घर वापस आने पर वेस्पर के पिता ड्रोन रोबोट के जरिए वेस्पर से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें कमिला को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो इस समय बहुत दुखी है, वो टूट चुकी है। तब वेस्पर अपने पिता की बात मानकर उसे माफ कर देती है और उससे बात करने लगती है। अब एक दिन वेस्पर को याद आता है कि क्योंकि कमिला भी सिटाडेल से आई है, तो यह संभव है कि उसका खून, डीएनए और सेल्स उन लॉस्ट सीड्स को अनलॉक कर सकते हैं। लॉक तोड़े जा सकते हैं, जिससे सीड्स इस्तेमाल करने लायक हो जाएंगे। वेस्पर ऐसा करती भी है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, जिससे वेस्पर निराश और चिंतित हो जाती है। कमिला उसे परेशान देखकर एक संगीत का टुकड़ा बजाती है, जो उसके पिता ने उसे सिखाया था। तो कमिला के सेल की मदद से उस संगीत के साथ सीड्स खुद ही अनलॉक हो जाते हैं, यानी यह आवाज वो कोड थी जो सीड्स को अनलॉक कर सकती थी, और इसी वजह से कमिला के पिता ने उसे संगीत सिखाया था। वेस्पर यह सोचकर बहुत खुश होती है कि अब इन सीड्स की मदद से वो जितनी चाहे और जो चाहे फसल उगा सकती है, जिससे हम भी आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, जैसे सिटाडेल में, और हमें वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। अब एक दिन जब वेस्पर घर पर नहीं थी, तो उसका चाचा वहां आता है। जब वो कमिला को वहां देखता है, तो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन जब वो कमिला की गर्दन पर निशान देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि यह लड़की असल में एक जग है। लेकिन इससे पहले कि वो कमिला के साथ कुछ करता, वेस्पर भी वहां आ जाती है और दोनों मिलकर उसके चाचा पर हमला करते हैं और दोनों मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं।
अब वेस्पर अपने चाचा को नहीं मारती। वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर तुम सिटाडेल के लोगों को कमिला के बारे में कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें उन सीड्स को अनलॉक करने का फॉर्मूला बता दूंगी, जिससे तुम और तुम्हारे अनाथालय के बच्चे कभी भूखे नहीं मरोगे। अब पहले तो उसका चाचा इस शर्त को मान लेता है, लेकिन वो इनाम पाने के लिए बहुत लालची था, इसलिए वो घर वापस आकर सिटाडेल के लोगों से संपर्क करता है और उन्हें कमिला और सीड्स के अनलॉक होने के बारे में बता देता है। इसलिए रात में सिटाडेल के रेंजर्स उसके चाचा के पास आते हैं। वे पहले उसे मार देते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई हमारे सीड्स के बारे में कुछ जाने। उसके बाद वे वेस्पर के घर जाते हैं। वेस्पर और कमिला को उनके आने की खबर हो जाती है, इसलिए कमिला फैसला करती है कि वो खुद को रेंजर्स के सामने सरेंडर कर देगी, जिससे वे वेस्पर को छोड़ देंगे और मेरे साथ जो चाहेंगे करेंगे। इस पर वेस्पर के पिता दोनों से कहते हैं कि वे वेस्पर को वैसे भी मार डालेंगे, वे उसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब उसके पास सीड्स को अनलॉक करने का कोड है। इसलिए तुम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए ताकि जब रेंजर्स यहाँ आए तो तुम्हारे बिना वापस चले जाएं। इसलिए तुम दोनों ऐसा करो और वहाँ से बिना कुछ किए भाग जाओ। जैसे ही रेंजर्स वेस्पर के घर आते हैं, उसके पिता अपने ड्रोन के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम को चालू कर देते हैं, यानी वो सिस्टम जो खुद को बम से उड़ा लेता है, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। और जो होता है वो यह कि वेस्पर के पिता और सभी रेंजर्स मारे जाते हैं। दोनों यह सब दूर से देख रहे होते हैं। अपने पिता की मौत से वेस्पर बेकाबू हो जाती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। तब कमिला बड़ी मुश्किल से उसकी देखभाल करती है, जैसे वेस्पर ने उसकी देखभाल की थी। लेकिन कुछ रेंजर्स जो बच गए थे उनका पीछा करते हैं क्योंकि उन्होंने दोनों को देख लिया था, जिससे उन्हें वहां से भागना पड़ता है। अब ये लोग जहरीले पौधों के बीच आ जाते हैं। उनके पीछे रेंजर्स भी थे और क्योंकि कमिला को इन जहरीले पौधों के बारे में पता था, इसलिए वो 2 रेंजर्स को यहाँ फंसाकर मार देती है। उसके बाद उन्हें 2 और प्लेनों की आवाज सुनाई देती है, यानी वे कमिला को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। कमिला को भी इस बारे में पता था, इसलिए वो फैसला करती है कि वो खुद को रेंजर्स के सामने सरेंडर कर देगी ताकि वेस्पर इन बीज के साथ आसानी से यहाँ से निकल जाए। लेकिन वेस्पर उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन कैमिला ने जाने का फैसला कर लिया था। अब कैमिला के पास किसी को भी सुला देने की शक्ति थी। इस शक्ति का इस्तेमाल करके वो वेस्पर को गहरी नींद में सुला देती है और अगली सुबह जब वेस्पर उठती है तो वो देखती है कि कैमिला यहाँ नहीं है, यानी ये साफ था कि वो रेंजर्स के साथ सिटाडेल वापस चली गई है। और वेस्पर भी अपने घर आ जाती है जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था। वो अपने घर की जमीन में कुछ बीज बोती है ताकि यहाँ फसल उग सके। तब कुछ बच्चे उसके पास आते हैं जो असल में उसके चाचा के अनाथालय के बच्चे थे। अब वेस्पर उन बच्चों को लेकर पिलग्रिम्स के पीछे चलती है ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि पिलग्रिम्स ने एक ढेर इकट्ठा कर लिया है और उन्होंने एक बहुत बड़े टावर जैसी इमारत बना ली है, जिस पर वेस्पर चढ़कर उसके ऊपर पहुँचती है और वो जो सीड्स उसके पास थे उन्हें हवा में फेंक देती है और उन्हें हर तरफ बिखेर देती है, जिसका मतलब था कि आने वाले समय में हर जगह ऐसी फसलें उगेंगी जिन्हें इंसान खा सकते हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और जिंदगी फिर से जीने लायक बन जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ खत्म होती है।